गुड मॉर्निंग बच्चों। एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम, काफी जो दिक्कत थी फाइनेंस को ऑब्टेन करने में, उससे भी कहीं ज्यादा दिक्कत थी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने में। तो अगर रूरल डेवलपमेंट करना है तो उस स्कीम में, उस एजेंडे में हमें किसको भी शामिल करना होगा? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम को भी शामिल करना होगा, ताकि हम एक रैपिड ग्रोथ देख सके रूरल एरियाज में। बात करते हैं कि जी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होती है। पढ़ा नहीं रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ, ऐसे मत देखना। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है? असेंबलिंग, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, हाँ जी, स्टोरेज के बाद ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। किसका? जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज है वो भी पूरे देश भर में, ठीक है ना। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम एक एफिशिएंट वे है जिसके थ्रू फार्मर्स अपने सरप्लस प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं? डिस्पोज कर सकते हैं, वो भी फेयर और रीजनेबल प्राइस पे। प्रॉब्लम हमने देखी थी कि भाई यहाँ पे इस सिस्टम में प्रॉब्लम क्या थी। एक तो जो बड़े बड़े जो ट्रेडर्स थे वो क्या करते थे? मैनिपुलेट करते थे, डोमिनेट करते थे, ये चीज थी। फार्मर्स को इंफॉर्मेशन नहीं थी मार्केट के बारे में, और उनके पास क्या नहीं थी? स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं थी फार्मर्स के पास, जिसकी वजह से उन्हें डिस्ट्रेस सेल करना पड़ जाता था, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, अब इसका मतलब ये जो समस्या थी, ये जो प्रॉब्लम थी, इसको सही करने के लिए, इसको इसमें सुधार करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए? मार्केट को क्या किया गया? रेगुलेट किया गया, ताकि फार्मर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से। इंफ्रा डेवलप किया गया। इंफ्रा डेवलप किया तो गया, लेकिन वो अप टू द मार्क नहीं था, जो जितनी नीड थी उतना इंफ्रा डेवलप नहीं हुआ। नेक्स्ट है बच्चों कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग के जो मूवमेंट है वो चालू हुए, और इसके जो आपको ट्रेस मिलते हैं वो अमूल से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? अमूल। तो इस हेडिंग को पढ़ने के पहले आपको एक वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कुछ बच्चों ने शायद पहले भी देखी होगी, लेकिन किसी दूसरे टॉपिक में। हाँ, तो अभी कुछ बच्चों ने देखी नहीं है, तो वो थोड़ा और, जिन्होंने देख ली है वो कुछ और नई चीजें उसमें से फाइंड आउट करने की कोशिश करना, क्योंकि बेस में जो बेसिक चीजें वो तो उन्हें पता ही है, थोड़ा और प्रॉपर इंटेंशन पे करके देखना। और बाकी जिन्होंने देखी तो वो तो फर्स्ट हैंड में ही ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो शुरू करते बच्चों। एक बार आप वो केस स्टडी देखेंगे तो आपको ये टॉपिक ही पूरा समझ आ जाने वाला है। इनफैक्ट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग समझ में आ जाएगी, बिकॉज मैंने एग्रीकल्चरल मार्केटिंग भी आपको अमूल के एग्जांपल से समझाई थी। वो जो सारी चीजें लिखी थी ना, असेंबलिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग वगैरह, वो सारी चीजें। से यस और नो? हाँ जी, तो चलो देखते हैं बच्चों। वापस स्वागत है आप सबका। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। पीछे आपने अमूल की केस स्टडी की बहुत डिमांड कर दी थी, नीचे सैकड़ों लोगों ने कमेंट में लिख दिया था। जो मेरा सहकारिता वाला वीडियो था ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला, अब इतने लोगों ने नीचे कमेंट में लिखा तो मैं अमूल का केस स्टडी लेके आ गया हूं। शुरू करते हैं, थोड़ा पीछे से चलेंगे। 1946 की बात है, 1946, जब एक लैंडलेस लेबरर कौन होता है? वो जिसके पास अपना लैंड भी नहीं है, जिसके पास अपनी जमीन तक नहीं है, जिसके पास कोई संपत्ति नहीं है, वो बेचारा एक गाय लेके उसका दूध निकालता है, बेचता है। उस समय उनका बहुत शोषण हो रहा था, और शोषण ऐसा कि कभी उनका दूध खरीदा जाता था, कभी नहीं खरीदा जाता था, ठीक रेट दिया जाता था, नहीं दिया जाता था, आधा वापस लौटा दिया जाता था, उनको दूर तक जाना पड़ता था, उनको ट्रैवल की जिम्मेदारी उठानी पड़ती थी, और इतने शोषण पे उनका जब पैसा भी नहीं निकलता तो उनकी हालत और खराब। अब करें तो क्या करें? कर्जा लेके ज्यादा गाय लगाएं तो साहूकार कर्जे के लिए ज्यादा पैसा मांग ले उनसे। कर्जा लेके बाइक खरीद के बाजार तक खुद जा करके बेच के आए, मेन मंडी तक, तो बाइक खरीदने के लिए कर्जे का पैसा और उसका भी पेट्रोल तेल पानी, बेचारे बहुत परेशान। मिडिलमैन शोषण ना करे, मुनाफा बीच में ना खा जाए, इसको रोकने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलने गए त्रिभुवन दास पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलने के बाद मोरारजी देसाई और इन लोगों ने उनको इंस्पायर किया कि अब आपको सहकारिता की तैयारी करनी पड़ेगी। शोषण से रोकने के लिए सहकारिता एक बड़ा मूवमेंट तैयार हो सकता था। उन दिनों एक अंग्रेजों की कंपनी हुआ करती थी, उसका नाम था सहकारिता का मतलब होता है बच्चों वही कोऑपरेटिव, ठीक है ना।
तो हमारे यहाँ पे एक टॉपिक भी रहता है 11th क्लास में रहता है, जो बच्चे कॉमर्स से बिलोंग करते हैं उन बच्चों ने पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज में, कोऑपरेटिव सोसाइटी करके टॉपिक, ठीक है ना। पोल्सन ये अंग्रेजों की कंपनी के खिलाफ एक शक्तिशाली विकल्प के रूप में किसानों ने मिलकर गुजरात के इकट्ठे एक सहकारिता का मूवमेंट चालू किया, जिसमें कुछ ही साल के अंदर डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो कि एक जूनियर मैनेजर के रूप में उन दिनों आए ही थे, लेकिन वो इतने बुद्धिमान थे। एक्चुअली डॉक्टर वर्गीस कुरियन उस समय 1950 में वो विदेश में जाके पढ़े थे, मतलब यूएस में जाके मतलब टॉप यूनिवर्सिटीज में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट तक किया। इतना पढ़ने के बाद उनके पास बहुत सारी सुविधाएं थी बड़ी नौकरी करने की, जहां उनको बहुत पैसा मिल सकता था, लेकिन उनको इंस्पायर किया गया कि आप इस मूवमेंट को आगे चला सकते हो, आप में ही वो इंटेलिजेंस है, और वो लग गए साथ में। वही त्रिभुवन दास पटेल जो सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलने गए, ये दोनों मिलके एक्चुअली दूर दूर गांव जाके देखा करते थे कि कैसे ट्रक के अंदर दूध आएगा, दूध डाला कैसे जाएगा, निकाला कैसे जाएगा, इकट्ठा कहां से किया जाएगा, लोगों को इकट्ठा कैसे किया जाएगा, लोगों को जोड़ा कैसे जाएगा, इंस्पायर कैसे किया जाएगा। वो जो कैटल, अभी तक बच्चों किसकी बात की जा रही है, असेंबलिंग की बात की जा रही है ना, कि प्रॉब्लम सबसे पहले तो ये है कि चीजों को इकट्ठा कैसे किया, मतलब यहाँ पे तो चीज क्या है, मिल की है, ठीक है ना, तो उसको इकट्ठा कैसे किया जाएगा, तो वो असेंबलिंग की बात कर रही है। प्रॉब्लम थी तो इसको सॉल्व करना था, बाकी फिर आगे वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप वो आगे की बात करेंगे, ठीक है ना। आप पूरा रिलेट करते जाना एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से। मैंने आपको सबसे शुरू में इसलिए दिखाई थी ये वीडियो, क्योंकि अगर शुरू में शायद आप इसको ऐसे ही उतार देते वीडियो को, लेकिन आप थोड़ा रिलेट करना कि हाँ भाई एग्रीकल्चरल मार्केटिंग होती क्या है, उससे कैसे रिलेट कर रही है, ठीक है। किसानों के पास में यानी कि जो गाय भैंस होती है उनको बढ़िया चारा कैसे खिलाया जाए, उनको अच्छी डाइट कैसे खिलाया जाए, दूध की गुणवत्ता को कैसे मेंटेन किया जाए, ये गांव जा करके ये प्लान किया करते थे। शुरुआत के 20 सालों 10 से 20 सालों के अंदर उन्होंने इतना सॉलिड फाउंडेशन बना दिया, ऐसा रिपीटेबल प्रोसेस बना दिया, जिसके कारण आज के समय में वो जो किसान शुरू में जिसके पास एक गाय होती थी उसके पास 20-50 गाय होने लग गई। वो किसान जो उसके घर में अब टेलीविजन आ गया, मोबाइल आ गया, उसके घर में गाड़ी आ गई, उसका अपना मकान हो गया, ये किसने दिया, अमूल ने दिया। इंडिया उस समय एक मिल्क डेफिसिट कंट्री हुआ करता था, यहां पे सफिशिएंट मिल्क था नहीं, दूध इतना कम था कि उन दिनों न्यूजीलैंड जैसी कंट्री से हमारे को दूध इंपोर्ट करके लाना पड़ता था। और इसी सहकारिता के मॉडल पे इसको इतना शक्तिशाली बनाया कि आज हम लोग न केवल लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बन गए हैं पृथ्वी पे वर्ल्ड में, बल्कि बहुत ज़्यादा मिल्क सफिशिएंट होने के बाद एक्सपोर्ट भी बहुत कर रहे हैं आज हम। और वो देखिए, ये इसके पीछे एक फिलॉसफी थी। कोई भी कंपनी चालू होती है उसके पीछे एक बड़ी लीडरशिप और बड़ी फिलॉसफी और बड़ी सोच का बड़ा रोल होता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का फिलॉसफी क्या था? वैल्यू फॉर मेनी, वैल्यू फॉर मनी, दो चीजें जरा ध्यान से सुनिएगा। इस फिलॉसफी में पूरा अमूल डेयरी छुपा हुआ, जरा ध्यान दीजिए। वैल्यू फॉर मेनी एंड वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मेनी का मतलब क्या है? वो बहुत सारे जिन्होंने दूध बना के, जिन्होंने दूध इकट्ठा करके हमें दिया है, उनको उसके लिए अच्छी वैल्यू मिल जाए, अच्छा पैसा मिल जाए। तो आज सबसे ज्यादा पैसा अगर किसान को कोई दूध का दे रहा है तो वो अमूल है। और वैल्यू फॉर मनी यानी कि आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, कंज्यूमर जो दूध पीते हैं ना, अमूल दूध पीता है इंडिया। आज आप दूध पीते हैं अमूल का, तो आपको वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है। क्या मतलब? बहुत महंगा नहीं पड़ रहा आपको, तो उसको भी पैसा बढ़िया मिल रहा है और आपको भी प्रोडक्ट बढ़िया दाम में मिल रहा है। ये वैल्यू फॉर मनी और वैल्यू फॉर मनी ये शुरू से ही इन्होंने। हाँ जी बच्चों, देखो दोनों ही पार्टी की प्रॉब्लम क्या हो रही है, सॉल्व हो रही है। और जब दो पार्टी की प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो ही वहां पे बिजनेस बनाया जा सकता है। वैल्यू फॉर मनी किनको प्रॉब्लम थी? जो लोग दूध इकट्ठा करके लेके आ रहे थे, वो जब इंडिविजुअली बेच रहे थे तो उन्हें वैल्यू नहीं मिल रही थी, क्योंकि सामने वाला डोमिनेट कर रहा था ना। अब वो इकट्ठा हो गए, यूनाइट हो गए, कोऑपरेटिव इसे तो बोलते हैं, सहकारिता इसे तो बोलते हैं। तो वो इकट्ठा हो गए तो अब वो डोमिनेट करने की पोजीशन में आ गए। अब उल्टा हो गया, जहां पे पहले जो ट्रेडर्स थे, जो एजेंट्स थे, वो डोमिनेट कर रहे थे छोटे छोटे किसानों को, अब किसान यूनिटी में आ गए तो वो क्या कर रहे हैं, वो डोमिनेट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये तो हुआ वैल्यू फॉर मनी। और वैल्यू फॉर मनी जो आपने पे किया है, हम मार्केटिंग में पढ़ के आते हैं ना कि हमें क्या करनी है, कस्टमर वैल्यू जनरेट करनी है। क्या जनरेट करनी है? कि हमें जो कस्टमर हमें पे करके जा रहा है, हमें उसे उससे ज्यादा सर्व करना है। क्योंकि एक प्रोडक्ट तब ही खरीदा जाएगा कि जब कस्टमर जितना पे करके आया है उससे उसे ज्यादा बेनिफिट मिले, उसे लगे हाँ भाई मेरे पैसे क्या हो गए, वसूल हो गए। तो वो चीज है। तो वैल्यू फॉर मनी और वैल्यू फॉर मनी।
बीच में यहाँ पे क्या बन गया, बिजनेस क्रिएट हो गया इतना बड़ा। ठीक है, चाहिए हमको कुछ नहीं चाहिए। देखिए आर एस सोडी जो उनके अब इस समय मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पिछले 6-7 साल से, जिन्होंने कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन की तो दुनिया तारीफ कर रही है। मैं आज आर एस सोडी की बात भी करूंगा, वो नेक्स्ट लीडरशिप इन पाइपलाइन जिन्होंने 32 साल डॉक्टर कुरियन के साथ काम किया है। ये आर एस सोडी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पिछले कुछ समय में उन्होंने क्या किया मैं जल्दी बताऊंगा, पर आज ये मैं स्केलेबिलिटी के मॉडल की कई बार बात करता हूं ना, लीडरशिप फनल में भी आते हैं, वहां भी आप सुनते हो। तो ये अमूल ने क्या किया, बिजनेस को वॉल्यूम को इतना स्केल अप कर दिया, इतना स्केल अप कर दिया कि अल्टीमेटली कॉस्ट पर पैकेट एंड कॉस्ट पर लीटर ऑफ मिल्क बहुत डाउन हो जाती है, और ये मैक्सिमम बेनिफिट किसान को देते हैं। जरा सुनिएगा ध्यान से, जब ये दूध को प्रोक्योर करते हैं, प्रोक्योर करने के बाद उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद उसको पैकेज करते हैं। 3 स्टेप है, समझ रहे हैं? दूध को प्रोक्योर किया, लेके आए किसान से, उसको प्रोसेस किया और बाद में उसको पैकेज करके दूध के पैकेट के अंदर 1 लीटर के आपके घर पे भेज दिया। ये कहते हैं कि जी दूध का प्रोक्योर करना, उसको प्रोसेस करना और पैकेज करने में 15% मेरी कॉस्ट आ जाती है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, इतने बड़े प्लांट लेंगे, इतनी मैन पावर है, इतना अरेंजमेंट हो रहा है, तो आपकी 15% कॉस्ट उसमें चली गई। पर अब सुनिए कमाल की बात, गेम चेंजर क्या है, ये कैसे सहकारिता के मॉडल पे जो किसानों की अपनी कंपनी है अमूल, ये किसी की कंपनी नहीं, किसानों की कंपनी है अमूल, समझ रहे हैं मेरी बात? किसानों की अपनी कंपनी ने बड़े बड़े मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को टक्कर कैसे दिया, सुनेंगे? आज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में किसी भी एफएमसीजी का 15% का मार्जिन लगी जाता है, वो कॉस्ट लगी जाती है। डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा देना, होलसेलर को देना, रिटेलर को देना, 15 से ज्यादा भी आ जाता है, जिसमें आपकी एफएमसीजी बिजनेस वाले बच्चों को पता ही होगा। हाल फिलहाल भी मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था, एफएमसीजी कैटेगरी कौन सी कैटेगरी होती है? फास्ट मूवेबल कंज्यूमर गुड्स। जिन गुड्स को हम बहुत जल्दी जल्दी क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो डेली यूज की आइटम्स होती है, बेसिकली वो एफएमसीजी में आते हैं, है ना? जैसे आप स्नैक्स लेके आए, तो ऐसा तो नहीं है स्नैक्स लेके आए आप अगले साल लेके आओगे। सोफा एफएमसीजी नहीं है, मतलब फर्नीचर एफएमसीजी नहीं है, अब ऐसे कोई ना बार बार लेके आएंगे, ठीक है ना? हाँ, जो खाने पीने की आइटम है, जो रोजमर्रा की हमारी चीजें है, कॉस्मेटिक वगैरह की चीजें है, सुबह से लेकर शाम तक जो चीजें यूज में आती है, ठीक है ना, वो एफएमसीजी सेक्टर में आती है। ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, रिवर्स लॉजिस्टिक्स बहुत कॉस्ट आ जाती है, कई बार वो कॉस्ट 30% हो जाती है, लेकिन अमूल वो सारी कॉस्ट इमेजिन करिए 5% में मैनेज कर लेता है। कितने में? 5% में। तो प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग 15% और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 5%, बाकी 80% किसका? ये किसान को दे देते हैं पूरा 80%। एक बार और सुनिए, कम ऑन, क्या क्या पहली बार, इसको बोलते हैं सहकारिता का मॉडल। 80% पैसा किसान अपने घर में ले जाता है, और वॉल्यूम इतना बड़ा कर दिया, अपना काम 20% में कर लेते हैं, किसी को प्रॉफिट नहीं, जो प्रॉफिट सारा का सारा किसान में बांटते जाओ, सहकारिता की ताकत। अच्छा, 1947 में ये जो 300 लीटर से चालू हुई कंपनी आज 3 करोड़ लीटर दूध बेच रही है। उस समय 300 लीटर दूध था 1947 में, 2017 में 3 करोड़ लीटर हो गया। पर ध्यान दीजिए, ये अमूल जो इतनी बड़ी है, इसका नाम अमूल पड़ा कैसे? एक दिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन अर्ली 1950s में सोच रहे थे कंपनी का नाम क्या रखें, इसको हम इतना ज़्यादा ब्रांड करना चाहते हैं। एक्चुअली उस समय डॉक्टर कुरियन के माइंड में था कि मैं इंटरनेशनल एजेंसी से पैसा प्रोक्योर कर लूँ। वो फंड चाहते थे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, तो उनको लाना चाह रहे थे, उससे पहले उसकी ब्रांडिंग और पोजिशनिंग प्रॉपर्ली करना चाहते थे। तो सोच रहे थे कई इंटरनेशनल मल्टीनेशनल नाम कुछ सोचने का प्रयास कर रहे थे। तभी उनका जो केमिस्ट था ना, वो उनको बोला आपकी कंपनी का नाम क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, AMUL, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ऐसा करते हैं ना, इसको एक एब्रीवेशन बना लेते हैं, इसको अमूल कर देते हैं। तो डॉक्टर कुरियन ने सोचा ये अमूल का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने बताया अमूल जो है ना इंडियन ओरिजिन का वर्ड है, इसका मतलब है अमूल्य, जिसका मतलब कोई मोल ही ना हो, जिसका कोई मूल्य तय ही ना कर सके, प्राइसलेस। डॉक्टर कुरियन को बहुत बड़ी अच्छी लगी, और उस दिन ऐसे प्रोडक्ट का नाम डिसाइड हुआ अमूल, जो हो सकता है आपके घर भी आता हो। क्यों ना कुछ हम आंकड़ों पर नजर डाल लें कि आज अमूल अपने कॉम्पिटिशन के मुकाबले कहाँ पे, अलग अलग प्रोडक्ट रेंज में, और उसके बाद स्ट्रैटेजी जो आपको आपके बिजनेस में काम आएगी। स्ट्रैटेजी मिस मत करिएगा, इन आंकड़ों के बाद मैं स्ट्रैटेजी दूंगा। टर्नओवर के मामले में अमूल 38,000 करोड़ पे है, नेस्ले 10,800 करोड़ पे, मदर डेयरी 7,800 करोड़ पे, पराग 1,700 करोड़ पे, और क्वालिटी 1,000 करोड़ पे। लेकिन मक्खन के सेगमेंट में अमूल हमेशा ही नंबर 1, मदर डेयरी नंबर 2, ब्रिटानिया 3, क्वालिटी 4, और ओडिशा की एक स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन है, वो नंबर 5। आइसक्रीम के मामले में अमूल नंबर 1, बास्किन रॉबिन नंबर 2, क्वालिटी वॉल्स नंबर 3, मदर डेयरी 4, वाडीलाल, और उसके बाद क्रीम बेल। 36 लाख किसानों से 18,500 गांव के अंदर 3 करोड़ लीटर दूध, 38,000 करोड़ का
टर्नओवर, मैसिव बिजनेस वॉल्यूम बिल्ड कर दिया। अब आपके काम के लिए क्या है? आपके काम के लिए एक्सपेंशन की कुछ स्ट्रैटेजीज को समझिए। ये 3 लेवल पे काम करते हैं, पहले विलेज लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे। विलेज लेवल पे ये जाकर के प्रोड्यूसर से मिल्क प्रोक्योर करते हैं, जैसे किसान है वो उनको दूध देता है तो विलेज लेवल पे ला करके वो अपने दूध दे देता है, क्योंकि ये विलेज लेवल तक पहुंच चुके हैं। वहां से लेने के बाद उसको कुछ प्रोसेस करके कुछ दूध तो वहीं पे आसपास बांट दिया लोगों को, और कुछ को विलेज लेवल से ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले गए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले जाने के बाद फर्दर प्रोसेसिंग और प्रोडक्ट लाइन उसमें से बना लेते हैं, तो कुछ तो आसपास डिस्ट्रिक्ट में बेच दिया उसको, और कुछ फिर आगे स्टेट लेवल पे पहुंचा दिया उसी दूध को। और स्टेट लेवल पे पहुंचने के बाद बाकी सारी जिम्मेदारी आ जाती हैं, जैसे कि उससे सेकेंडरी और टर्शरी प्रोडक्ट्स बनाने की तैयारी करना, जैसे उससे मक्खन पनीर बनाना, चीज़ बनाना, उसका आइसक्रीम बनाना, वो सब काम करना, उसकी ब्रांडिंग करना, उसका प्रमोशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तक पहुंचाना, उस दूध को घर घर तक पहुंचाना। ये हो गया सारा बाद में स्टेट लेवल पे। अलग अलग 3 लेवल पे यूनियंस फॉर्म करके उनको सहकारिता के मॉडल से तेजी से एक्सपैंड किया। अच्छा, ये कच्चा पक्का काम नहीं है। प्रोक्योरमेंट में मेरा मन है बहुत डिटेल में बताऊं, थोड़ा शॉर्ट में तो जरूर बताऊंगा। प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉनिक फैट टेस्टिंग मशीन जिन्होंने विलेज लेवल तक लगा दी हैं। अब एक किसान आता है, दूध लेके आता है, तो उसके वॉल्यूम को लेकर के फैट के कंटेंट के हिसाब से, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से उसके दूध को नाप लिया जाता है, माप लिया जाता है। उसको एक प्लास्टिक का आइडेंटिटी टोकन दे दिया जाता है, जिससे वो नेक्स्ट काउंटर पर जाता है, पीछे से मशीन से टेस्ट होकर उसको रिजल्ट मिल जाता है। उस टोकन के हिसाब से पता लग जाता है कि उसकी दूध की क्या वैल्यू है, और उसको तुरंत वहीं के वहीं पैसा मिल जाता है। सिस्टम बिल्कुल सिस्टमैटिक बना दिया है, प्रोसेस ओरिएंटेड, ताकि स्पीड बनी रहे। वैसे तो अमूल के नाम से डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम आना ही स्वाभाविक है। उनकी लीडरशिप बहुत लंबी चौड़ी, गहरी और बड़ी सफल रही। ऑफ कोर्स उनको श्वेत क्रांति का पिता माना गया। ही इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, फादर ऑफ द डेयरी मूवमेंट इन आवर कंट्री। उन्होंने लोगों को इंस्पायर। 1 मार्कर क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो सकता है, हु इज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन? आईईडी में ही पूछा जाता है आपको, तो आंसर है बच्चों डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है ना, हु इज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है जी। हायर किया कि आपको भी गाय पालनी चाहिए और इस बिजनेस के अंदर एंटर करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, लेकिन इस बिजनेस पे जरूर फोकस करें। लेकिन बात यहां नहीं रुकी। असली जे कर तो अब आया है जब आरएस सोडी आए हैं, जिनके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते। वो चुपचाप पीछे बैठ के अपना काम कर रहे थे। 32 साल तो उन्होंने डॉक्टर वर्गीस कुरियन के साथ काम किया। आज वो कंपनी के एमडी हो गए। 3 जगह उन्होंने भयंकर काम किया इस कंपनी के अंदर। पिछले 7 साल के अंदर कंपनी ने बड़ी मैसिव ग्रोथ ली है। 3 जगह काम किया। पहला, इन्होंने एक्सपेंशन कर दिया प्रोक्योरमेंट में। कहते हैं दूध जहां से मिल सकता है ले लो, बढ़िया क्वालिटी का दूध लेने का प्रोसेस बना दिया। हर जगह से दूध लो। गुजरात के अंदर प्रोक्योरमेंट बढ़ा दो, स्वराष्ट्र तक चले जाओ, गुजरात के बाहर भी चले जाओ, अलग अलग स्टेट में चले गए प्रोक्योरमेंट बढ़ाने के लिए। दूसरा, उसकी प्रोसेसिंग की कैपेसिटी को एक्सपैंड कर दो। जितनी जल्दी प्रोक्योर करेंगे उतनी जल्दी उससे अलग अलग प्रोडक्ट तैयार करेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट तैयार करेंगे। तो 50 तरह के इन्होंने प्रोडक्ट और ऐड कर दिए पिछले 7 सालों के अंदर। सुनिए ध्यान से, कम ऑन। अमूल ने 50 नए प्रोडक्ट लाइन बिल्ड कर दिए, जिसके कारण उनका टॉप लाइन जो रेवेन्यू होता है ना, सेल्स, जितने ज्यादा बढ़िया क्वालिटी हाई सेलिंग प्रोडक्ट बिल्ड हो जाए उतना ज्यादा रेवेन्यू बढ़ना शुरू होता है। क्योंकि जितनी बड़ा जाल उतनी ज्यादा मछली। वन मोर टाइम, कम ऑन, ध्यान सुनिए सुनिए। मछुआरा बड़ा एक्सपर्ट तब होता है जब जितना बड़ा जाल डाले उतनी सारी मछली फंस जाती है। लेकिन जाल वही होना चाहिए जिसमें छेद ना हो, तो प्रोडक्ट वही हो जो बड़े काम का हो। ऐसे प्रोडक्ट लाइन उन्होंने ऐड कर दिए। पिछले 7 सालों में फार्मर की इनकम को उन्होंने 4 गुना बढ़वा दिया। मिल्क प्रोक्योरमेंट के प्राइस को 2 गुना बढ़ा दिया। टर्नओवर को 238% बढ़ा दिया। नए प्रोडक्ट तो 50 लाई दिए, गुजरात के अंदर भी, गुजरात के बाहर भी। तो मैंने बताई आपको 2 बातें। एक के दूध को प्रोक्योर ज्यादा किया, और दूसरा दूध को प्रोसेस बहुत तेज किया। तीसरा जो एक्सपेंशन किया इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन में किया। बोला यार दूध बना लिया, ले आए, इससे प्रोडक्ट भी तैयार कर लिया, अब बेचने पे साथ साथ काम करना पड़ेगा। अपने रिटेल काउंटर देश भर में बढ़ा दिए, अपने डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर देश भर में बढ़ा दिए। किसी प्रकार से उन स्टेट्स में जाओ जहां मेरा मार्केट शेयर लो है। जिधर जिधर ये लो थे ये वहां भी घुसते चले जा रहे हैं, घुसते चले जा रहे हैं। आप ऑलरेडी ये इस समय 38,000 करोड़ पे, अगले 3 साल के अंदर 50,000 करोड़ का नंबर पार करना चाहते हैं। एक तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज और दूसरा फास्ट मूवर भी भयंकर। अच्छा, खर्चा ज्यादा ना लग जाए ना, तो शुरू से ही इन्होंने क्या कहा कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट लाइन बिल्ड करो, वैरायटी स्टाइल्स ऑफ प्रोडक्ट लाइन बिल्ड करो, वैरायटी सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट बिल्ड करो, लेकिन ब्रांड यूनिफॉर्म अम्ब्रेला रखो। कम ऑन, क्या मतलब हुआ? कुछ भी खरीद लो, आइसक्रीम खरीदो, मक्खन खरीदो, दूध खरीदो, दही खरीदो, छाछ खरीदो, रहेगा अमूल।
नाम अलग अलग नहीं है, कम ऑन। ये इससे फायदा क्या है इनको? प्रमोशन केवल एक ब्रांड की करनी पड़ती है, यानी कि अमूल, और प्रोडक्ट लाइन उसमें सारे बिकते हैं, जिससे मिल जाता है रब ऑफ इफेक्ट। कोई ज्यादा बिकता है, कोई कम बिकता है, जो नहीं भी बिकता है अमूल के नाम पे बिकना शुरू हो जाता है, क्योंकि अमूल का ट्रस्ट हो गया। क्या कहते हैं? द टेस्ट ऑफ इंडिया। चाहे अमूल का स्प्रेड रेंज ले लो, या उसकी कोई ड्रिंक ले लो, उसका कोई दूध ले लो, प्रो मिल्क ले लो, चीज ले लो, या कुकिंग की रेंज ले लो, अमूल का दही देख लो, या मिठाई देख लो, आइसक्रीम देख लो, या चॉकलेट देख लो। पैसे कम थे, बहुत ज्यादा थे नहीं, मार्जिन बहुत ज्यादा रखा नहीं, तो उन्होंने स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी रखी। स्ट्रैटेजी क्या है इनकी? प्रोडक्ट कितनी भी तरह के बिल्ड करो, पर ब्रांड एक ही। क्या मतलब? ब्रांड एक ही। इसको बोलते हैं अम्ब्रेला ब्रांडिंग, अमूल की ब्रांडिंग। अमूल के अंदर ही चलेंगे सारे प्रोडक्ट लाइन। आपको ब्रांडिंग केवल अमूल की करनी पड़ेगी, यानी कि जब भी एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट आएगी, प्रिंट की एडवर्टीजमेंट हो, टीवी की एडवर्टीजमेंट हो, आउटडोर की एडवर्टीजमेंट हो, फेसबुक सोशल मीडिया पे हो, किसी भी प्रकार की एड ले लो, एड केवल अमूल की करनी है। और वो जो अमूल गर्ल है ना, वो अमूल गर्ल अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया फॉर लॉन्गेस्ट ईयर ऑफ लॉन्गेस्ट रन कैंपेन एवर हैपेंड ऑन द प्लैनेट अर्थ। क्या मतलब? वो अमूल गर्ल सालों साल चलती आ रही है, पर वो पता है आउटडेटेड क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई बिकॉज शी हैज मेंटेन्ड, और द ब्रांड आइडेंटिटी हैज मेंटेन्ड टू शोकेस द रिफ्लेक्शन मिरर ऑफ कंटेम्पररी सोसाइटी। ये रिफ्लेक्शन मिरर ऑफ कंटेम्पररी सोसाइटी का अर्थ क्या हुआ? कि वो बात तभी वही करती है जो बात समाज में चल रही हो। वो क्या करेगी? बजरंगी भाईजान मूवी आएगी तो बोलेगी बटरंगी भाईजान। वो गाना आएगा बदतमीज दिल, बटरमीज दिल, बटरमीज दिल। तो वो क्या है? वो कंटेम्पररी फ्रेशनेस बिल्ड करती रही। नरेंद्र मोदी कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छा दिन आने वाला है, अच्छा डिनर आया है। कहती है अच्छा दिन नहीं, अच्छा डिनर। तो वो मक्खन दिखा दिया साथ में। वो पहले उस समय आइस बकेट चैलेंज होता था, ये स्लाइस बकेट चैलेंज, स्लाइस बटर चैलेंज बोलती है। ब्रिजिंग दी जनरेशन गैप को ब्रिजिंग दी जेंडरेशन गैप बोल दिया, यानी कि सारी महिलाएं दिखा दी, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, क्योंकि खरीदती तो सारी महिलाएं ही है ना। डेयरी फार्मिंग को उन्होंने कमर्शियली वायबल बिजनेस बना दिया। आज नेक्स्ट जनरेशन, आज की जनरेशन जो है, गाय का गोबर उठाने में, गाय का दूध निकालने में, गाय का मूत्र साफ करने में तैयार नहीं है, लेकिन इन्होंने ये करके दिखाया कि आज की जनरेशन को भी टिका लिया, उनको भी रोक लिया। ये नहीं कि बूढ़े बूढ़े दादाजी को दूध निकाल रहे हो, आज के जमाने के लड़के भी करने को तैयार, उनको पता है 40-50 हजार रुपए महीना से बच जाएगा। उधर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था बेरोजगारी के विषय में। हालांकि मैं राजनीति की चर्चा करता नहीं, पर छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। बेरोजगारी पर उन्होंने क्या कहा? अरे भाई गाय पाल लो, हमारे देश के यूथ लोगों को गाय पाल करके उसका दूध बेच करके काम चला लेना चाहिए, उससे भी काम तो चल जाता है। उधर भाई साहब आपको पता है राजदीप सरदेसाई गाय वाय की बात पे तो बुरा मान जाते हैं। उन्होंने को ट्वीट निकाल दिया जी कि लेफ्ट वाले अच्छे थे, अब ये आ गए। मैं जरा उनकी ट्वीट की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आर एस सोडी जो एमडी है अमूल के, इन्होंने उनको उखाड़ दिया। इन्होंने उनके ट्वीट के नीचे ट्वीट कर दिया, और एक के बाद एक 2-4 ट्वीट कर दिया। और क्या बोल दिया ट्वीट में? कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने तो बड़ी समझदारी की बात करी कि त्रिपुरा मिल्क डेफिसिट स्टेट है, करोड़ों रुपया खर्च करता है बाहर से दूध लाने में। 50 रुपए लीटर दूध, 55 रुपए लीटर दूध त्रिपुरा में बिक रहा है। अगर वहां का आदमी अगर कुछ गाय रख ले, वहां का लड़का, तो वो 5-7 लाख से लेकर 10-12 लाख रुपए तक साल का आराम से कमा जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो करना ही चाहिए, बड़ा कमर्शियली वायबल बिजनेस है। और तो और उन्होंने एक और नीचे ट्वीट लिख दिया कि गुजरात के अंदर कनुबेन पटेल हैं, जिनको प्राइड ऑफ गुजरात का अवार्ड दिया चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात ने। क्यों? दूध सप्लाई करके 84 लाख रुपए का बिजनेस उन्होंने साल में अकेले खुद ही कर लिया, नियरली 1 करोड़ रुपए का। अरे दूध बेच के करोड़पति। बहरहाल ये केवल मेरे आप व्यूअर्स नहीं, ये मेरे लीडरशिप फनल के पार्टिसिपेंट्स ने भी मुझसे डिमांड की थी कि अमूल की केस स्टडी को डिटेल में समझाइए। मेरा प्यार इतना है आपसे, आप डिमांड करते हैं, मैं आपको तुरंत बना के दे देता हूं। और सुनिए, केवल लीडरशिप फनल ही नहीं है, अगर आप मिस कर गए तो मैं आपको बता दूं, बाउंस बैक सीरीज भी, ये भी हमने एक लो टिकट आया कुछ समझ में? क्या समझ में आया? हाँ, जो चीज फार्मर अकेले नहीं कर पा रहे थे, उनको एक कोऑपरेटिव उसमें ला करके, एक चैनल में ला करके वो चीज क्या कराई? पॉसिबल कराई। वो प्रोक्योरमेंट एक वर्ड सुना होगा आपने, प्रोक्योरमेंट। बिजनेस वाले बच्चे, वंस अगेन मैं फिर बोलूंगा, बहुत बचपन से जानते हैं इस वर्ड का मीनिंग। क्या होता है प्रोक्योरमेंट का मीनिंग? हाँ, परचेजिंग करना, ठीक है ना, या इकट्ठा करना, या उसको अभी थोड़ा दूसरे शब्दों में असेंबलिंग बोल सकते हैं। एक्चुअल में मतलब असेंबलिंग नहीं होता वो प्रोक्योरमेंट ही है,
ठीक है ना, जो सही वर्ड है वो तो प्रोक्योरमेंट है। तो प्रोक्योर करना, ठीक है ना, फिर उसे प्रोसेस करना, उसको उसको ग्रेड करना, ठीक है ना, उसका ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग, वो सारी चीजें जो इंडिविजुअली एक फार्मर नहीं कर पा रहा था, वो विद द हेल्प ऑफ कोऑपरेटिव पॉसिबल हो पाया। ठीक है, एक बार इसका टेक्स्ट देखते हैं और फिर एक वीडियो और शेयर करता हूं आपके साथ, उसके बाद आगे कुछ पढ़ते हैं अपने टॉपिक्स। ठीक है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग कह रहे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग के मूवमेंट चलाए गए। कोऑपरेटिव मार्केटिंग एम्स टू रियलाइज फेयर प्राइसेस। कोऑपरेटिव मार्केटिंग का मतलब था या उनका मकसद था कि फेयर प्राइसेस अवेलेबल हो सके, मिल सके, किसको? फॉर फार्मर प्रोडक्ट्स। किसके लिए? फार्मर के जो प्रोडक्ट है उनके लिए उन्हें उनका उचित दाम उन्हें मिल सके। अंडर दिस मार्केटिंग सोसाइटीज आर फॉर्म्ड। कह रहे हैं इसके लिए उन्होंने क्या बनाई? मार्केटिंग सोसाइटीज बनाई। अरे मतलब ये मार्केटिंग सोसाइटीज जो बोल रहा है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, ठीक है ना, तो उसमें से एक टाइप होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कह रहे कि इसके लिए इन्होंने मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी चालू करी। आर फॉर्म्ड बाय फार्मर्स। वो किसने फॉर्म की? फार्मर्स ने। टू सेल द आउटपुट कलेक्टिवली, कि वो कलेक्टिवली क्या करेंगे? इकट्ठा होकर के आउटपुट बेचेंगे। अब वो सामने वाला डोमिनेट नहीं कर सकता था इन्हें, अब ये डोमिनेट करेंगे। तुझे लेना हो ले, हम सारे इकट्ठे एक साथ बेचेंगे, तुझे लेना हो ले, अदरवाइज रहने दे। अब हम अपने भाव पे बेचेंगे, ठीक है ना, कलेक्टिवली, एंड टू टेक एडवांटेज ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। और इसका एडवांटेज ले सकते थे या इन्होंने लिया कलेक्टिव बार्गेनिंग का, टू ऑब्टेन बेटर प्राइसेस, ताकि बेटर प्राइस इन्हें मिल जाए। मिल्क कोऑपरेटिव्स इन गुजरात, गुजरात से इसका ट्रेस मिलता है। जो मिल्क कोऑपरेटिव, खासकर ये अमूल से ही जो गुजरात से चालू है, हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन ट्रांसफॉर्मिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ गुजरात। इससे क्या हुआ, काफी सक्सेसफुल हमारा एक क्या रहा, भारत का प्लान रहा कि जहां पे इसने सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को गुजरात की क्या कर दिया? ट्रांसफॉर्म कर दिया, एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और फिर इसको देख करके, किसको? अमूल को देख करके बाकी देश में जो अलग अलग स्टेट्स है वहां पे भी इस तरह के मूवमेंट क्या हुए? चालू हुए। तो सोशल, यहाँ पे जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का वो भी चेंज हुआ है, और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी क्या हुई है? चेंज हुई है। तो और अगर बच्चों आप गौर करो तो जब भी हम रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे तो इन दोनों चीजों पे तो हमने गौर की थी वहां पे। भाई मकसद यही तो था कि लोगों का हमें क्या करना है? उनका सोशल वेलबींग करना है और इकोनॉमिक वेलबींग करना है, और यही हुआ है। तो ये कदम उठाए गए, ठीक है ना। हाउएवर कोऑपरेटिव्स हैव सफर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिमिटेशंस। लेकिन इनकी कुछ क्या भी थी? लिमिटेशंस। इसमें कुछ कमी थी। कमी क्या थी? पहला, इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ फार्मर मेंबर्स। कह रहे कि यहाँ पे इनएडिक्वेट कवरेज थी, किसकी? जो फार्मर मेंबर्स थे। बहुत सारे लोग आ भी पाए इनमें और बहुत सारे लोग नहीं भी आए, ठीक है। दूसरा, लैक ऑफ एप्रोप्रिएट लिंक बिटवीन मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव। इस तरह की दिक्कत थी कि जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स थे और जो प्रोसेसिंग सेंटर्स थे, जो प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स थे, उनके बीच में प्रॉपर क्या नहीं हो पाया? लिंक नहीं हो पाया, जहां से हम प्रोसेसिंग और क्या कर सके? तेज स्पीड से कर सके प्रोसेसिंग। तो उनके बीच में कहीं ना कहीं लिंकेज की कमी रह गई। नेक्स्ट है इनएफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वो क्यों इनएफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट? देखो शुरुआत में क्या हुआ, क्योंकि ये किसान लोग थे तो इनको बहुत ज्यादा उस बारे में नॉलेज नहीं थी कि भाई जब हम इकट्ठा होकर के वो पैसा आएगा इकट्ठा एक साथ आएगा तो उसे कैसे मैनेज करेंगे। हालांकि इतना ज्यादा बहुत ज्यादा वैलिड पॉइंट मैं मानता नहीं हूँ। क्यों नहीं मानता? क्योंकि ऐसा सीधा किसानों को कोई ना सौंपा गया। कोऑपरेटिव में क्या बनती है? कोऑपरेटिव में मेंबर्स क्या करते हैं? वोट करते हैं और एक कमेटी बनाई जाती है। सारे बच्चों को पता है, 11th क्लास में भी पढ़ा था हमने कि कमेटी बनाई जाती है, ठीक है ना। और वो कमेटी मेंबर्स जो होते हैं वो क्या लेते हैं? डिसीजंस लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ये बोल सकते हैं कि शुरुआत में दिक्कतें आई फाइनेंस को मैनेज करने में, ठीक है। तो ये चीजें है। तो दो तीन दिक्कतें अगर कोऑपरेटिव के लिए पूछी जाए तो आप बता सकते हो। एक तो सारे के सारे फार्मर्स कवर नहीं हो पाए। भाई जब कोई नई चीज आती है तो सारे तो एक नाके में निकलेंगे नहीं, है ना। एक कुछ लोग पॉजिटिव बोलेंगे तो कुछ लोग अबे लूट लेंगे तुम्हारा पैसा, तुम्हारा सारा एकदम से इकट्ठा करके सारा प्रोडक्ट अपने आप बेच के लेके पैसे भग जाएंगे। तो सब तरह की बातें होती है। तो हाँ बस पर्ची पर्ची मिलती है, पैसा नहीं मिलता। सब तरह के नेगेटिव पॉजिटिव सब तरह के लोग होते हैं। तो एक तो प्रॉब्लम ये थी। दूसरा, प्रॉपर लिंक नहीं बन पाया मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स के बीच में और प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स के बीच में। और तीसरा है बच्चों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं है। कुछ और चीजें हैं वो हम बाद में देखेंगे, मतलब डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। अभी ये वही, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी टॉपिक तो चल रहा है। टॉपिक देखो क्या है,
टॉपिक है मेजर्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। उसमें हमने ए हेडिंग पढ़ी बच्चों, रेगुलेटेड मार्केट, मार्केट को रेगुलेट किया गया। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, इंफ्रा बिल्ड किया गया। और तीसरा है कोऑपरेटिव मार्केटिंग, कोऑपरेटिव मार्केटिंग का हमने पढ़ा। अब चौथा है बच्चों इसमें डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। एक बार क्या कर लेते हैं, एक छोटी सी वीडियो है आज, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल। ये आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। उदाहरण के साथ बात जल्दी समझ में आती है। जितना ज्यादा एग्जाम्पल देते हैं ना, केस स्टडी देते हैं, उतनी जल्दी बात समझ में आती है। अब शहद के धंधे से समझाता हूं आपको, जरा सुनिएगा बात को। या तो आप शहद बनाने में बहुत इसमें से मैंने बस उतना ही पोर्शन निकाला है कि जितना जरूरी है इस टॉपिक को समझाने के लिए। किसको? एक टाइप से ये जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग है उसके आजू बाजू, ठीक है ना, उसको समझाने के लिए, या इसके आगे के जो टॉपिक्स है, एक बार ये वीडियो देख करके इसके आगे के टॉपिक्स भी आपको कुछ समझ में आएंगे, ठीक है ना। तो बस, हालांकि कुछ बच्चों ने शायद देखी हुई है, ये भी ये कंप्लीट दिखाई थी मैंने आपको, अगर याद हो तो 11th क्लास में, पता नहीं याद है कि नहीं है। या आप शहद बेचने में बहुत एक्सपर्ट हो, तो कुछ लोग है बनाने का काम करेंगे और कुछ लोग है उस पे अपने ब्रांड, अपना लेबल लगा देंगे, अपना लेबल लगा के बेचेंगे, उसको एक्सपोर्ट करेंगे, या अपने ब्रांड में रिटेल नेटवर्क में बेचेंगे, अपने ब्रांड में ई कॉमर्स में बेचेंगे। तो आज मैं बात करूंगा मेरे अपने लीडरशिप फनल के पार्टिसिपेंट देवव्रत शर्मा की, जिनका सुपर बी ब्रांड है। ये शहद निकालने का काम करते थे। अब केवल शहद निकालना मधुमक्खी के छत्ते में से एक धंधा है जी। अब खाली शहद निकालते रहो तो कितना धंधा चलेगा जी। अब इन्होंने क्या किया, साथ में जब हमारे लीडरशिप फनल को समझा तो देखा यार इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। जैसे सबसे पहली अपॉर्चुनिटी क्या है, शहद बनाते कैसे हैं, ट्रेनिंग भी तो एक धंधा है। तो किसानों को जगह जगह जाके सिखा दें, ट्रेनिंग वर्कशॉप लगानी शुरू कर दें, शहद बनाने का तरीका क्या है। अब ट्रेनिंग में सिखाया, पहला होता था ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड क्या है, मधुमक्खी का छत्ता लग गया, धुआं छोड़ दो जी, है जी, सारी मधुमक्खी भाग जाएगी, दबा के निचोड़ के उसमें तो शहद निकाल लो। लेकिन जब सारी मधुमक्खी भाग गई, वहां से सारी चली गई, अलग अलग जगह चली गई, तो बेचारी अकेली पड़ जाती है, मर जाती है, उनका घर आपने नष्ट कर दिया। अब नया मेथड क्या निकाला है, बी हाइव बनाओ, बॉक्सेस बनाओ, और उस बॉक्स से एक तरीका होता है कि कैसे उसको माल निकाल करके आराम से घुमा करके उसको शहद उसमें से निकाला जाता है। हनी एक्सट्रैक्टर मशीन्स आ गई हैं। अब इसका सबसे बड़ा फायदा किसान को क्या होता है, किसान को फायदा है कि जितना जहां होगा मधुमक्खी पालन, वहां होता है क्रॉस पॉलिनेशन। इस फूल से उस फूल, उस फूल से इस फूल, नर फूल मादा फूल, नर फूल मादा फूल, वो बार बार जाती है मधुमक्खी। इससे क्रॉस पॉलिनेशन होने से 3 से 4 गुना पैदावार बढ़ जाती है। कश्मीर में एप्पल जो है ना, बीच में कुछ साल पहले छोटे छोटे आने लगे थे, एप्पल का रंग लाल नहीं हो रहा था, बहुत दिक्कत आ रही थी। और जब सरकार ने ये नोटिस किया तो उनको पता चला कि अगर यहां मधुमक्खियों के छत्ते बना दिए जाए तो मधुमक्खी क्रॉस पॉलिनेशन करा करा के फट से पैदावार बढ़ा लेती है। तो अब क्या है जी, ट्रेनिंग दे दी किसान। आप एक चीज समझिएगा कि जैसे ये ही है, मतलब हालांकि मेरा कोई पर्सनल व्यू नहीं है कि मैं इस ऐसे कोई प्रमोट कर रहा हूँ, हाँ नहीं, सुपर भी नहीं, मतलब ऐसे इस काम को कि एक्सपेक्ट करने के लिए कि ऐसा करना चाहिए, मतलब मेरे थोड़ा कुछ अलग विचार है, खैर उससे कोई मतलब नहीं है। इधर सुनो अभी आप कि ये क्या है, बस जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिसको एक नॉर्मल काम माना जा रहा है, क्या माना जा रहा है, नॉर्मल काम माना जा रहा है ना, तो उसमें से भी अपॉर्चुनिटीज निकालने की, बस मेरा उतना ही मतलब है कि उसमें भी अपॉर्चुनिटीज निकाली जा सकती है। क्या निकाली जा सकती है? अपॉर्चुनिटीज। अब जैसे ये क्या करते हैं, हनी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करवाते हैं, तो उसमें क्या है कि उसमें बहुत सारे आगे पीछे क्या है, बहुत सारे काम है ना, इनको इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब बिजनेस करते हैं ना, तो बिजनेस में 2 तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन और एक होता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। हालांकि और भी होते हैं बच्चों, जब आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट पढ़ोगे शायद तब जाकर के आएगा तुम्हें। हॉरिजॉन्टल, पहले तो 2 होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होता है, एक होता है वर्टिकल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होता है कि जैसे आज मान लिया मैं हूं बच्चों, तो मैंने किसी अपने कॉम्पिटिटर को ही खरीद लिया, इसने बायजूस ने आई थिंक आकाश को खरीदा था ना, बायजूस ने आकाश को, हाँ बायजूस ने आकाश को खरीदा था। तो ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है। क्या है?
हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है। हॉरिजॉन्टल मतलब जो हमारे साथ वाले जो कॉम्पिटिटर है उनको ही खरीद लिया, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। एक होता है वर्टिकल इंटीग्रेशन, मतलब जो अपना धंधा है उसी धंधे में आगे पीछे अपने बिजनेस को क्या करना, बढ़ाना। अब जैसे ये हनी एक्सट्रैक्ट करते थे तो उसमें वो ट्रेनिंग भी दी इन्होंने, क्या दी, ट्रेनिंग दी। तो ट्रेनिंग क्या है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। जो आज तुम काम कर रहे हो उसके बैक एंड में जाकर के धंधा अपना एक्सपेंड करते हो तो वो होता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। उसके आगे करते हो तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो इन्होंने वो ट्रेनिंग वगैरह, वो वहां पे एक चार्ट बना हुआ था, तुम देखो इसमें, देखो तुमने वीडियो में, कि वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई। अब उसके लिए मशीन लगेगी तो वो मशीन का भी काम चालू किया, वो बी हाइव जो बॉक्सेस है उनका काम चालू किया, ट्रे का काम चालू किया, है ना। जो अब वो एक्चुअल में जो बीज है वो भी चाहिए तो उनका काम चालू किया। ये सब क्या है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अब हम तो हनी बेच रहे थे, अभी क्या किया, अब जो बाकी दूसरी कंपनीज है वो हमारे से हनी क्या कर रही है, परचेज कर रही है। हम उनके अपना ब्रांड तो हमने बनाया ही है, उनके लिए क्या भी कर सकते हैं, वो हमारे से खरीदते हैं, उनकी ब्रांडिंग हम करते हैं, मतलब माल तो हमारा ही है वही। मतलब कुल मिला के कस्टमर को तो पप्पू ही बनाना है, ठीक है, कि ये वाला भी प्रोडक्ट है इस कंपनी का, इस वाले का भी है, जबकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग एक ही जगह हो रही है, बस उस पे वो ब्रांडिंग हो रही है, जो जिसकी ब्रांडिंग जितनी तगड़ी है उस हिसाब से करना है, ठीक है ना। तो अब देखो, मैं ये बताना क्यों चाहता हूँ आपको, यहाँ पे दिखाना क्यों चाहता हूँ मैं, जो मैं पूरी वीडियो जो भी है मैं बता चुका हूँ आपको। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ आपको क्योंकि जैसे अभी हम बोल रहे थे ना यहाँ पे कि फार्मर्स क्या नहीं है, अवेयर नहीं है, क्या नहीं है, उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं है कि कैसे करें। अगर इस तरह की वो, मतलब केवल इसी फील्ड में नहीं, बाकी जिस भी फील्ड में वो बंदा क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, उसमें थोड़ा फॉरवर्ड और बैकवर्ड देखिए कि फॉरवर्ड क्या इंटीग्रेशन हो सकता है, बैकवर्ड क्या इंटीग्रेशन हो सकता है, तो शायद किसानों की जो हालत है वो सुधर सकती है। बात समझ में आ रही ना, कोई डाउट तो नहीं है आपको? तो ये चीज है। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट, डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। अब कह रहे हैं कि किसानों की हालत सही करने के लिए या उस सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए कुछ और पॉलिसीज बनाई गई। अभी तक 3 हेडिंग पढ़ी हमने, कौन सी? पहली रेगुलेटेड मार्केट, दूसरा भूल गए, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, और तीसरी कोऑपरेटिव मार्केटिंग। चौथा है डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। सरकार ने डिफरेंट पॉलिसीज तैयार की एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड द फॉलोइंग पॉलिसीज। फर्स्ट वन इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट ने क्या निकाला, एमएसपी। और सारे बच्चों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक में से एग्जाम में कवरेज रहती है, ठीक है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन भी कई सारे बनते हैं। देखो एमएसपी होता क्या है, कोई बता सकता है एमएसपी को क्या होता है? हाँ, गवर्नमेंट क्या बोलती है कि कम से कम इस चीज के लिए, जिस चीज के लिए गवर्नमेंट ने एमएसपी निकाला है, कि इस चीज का कम से कम प्राइस इतना रहेगा, मार्केट में इतने का बिकेगा, इससे कम में नहीं बिक सकता। इससे ज्यादा का बिकता है तो वेल एंड गुड, और नहीं बिकता है तो हमें बेचो वो चीज, ठीक है ना। ये चीजें मैंने आपको प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर भी पढ़ाते वक्त, या बाकी एक टॉपिक में और कवरेज थी जब मैंने मिनिमम सप्लाई प्राइस भी पढ़ाया था आपको सप्लाई चैप्टर में 11th क्लास में, तो वहां पे भी हमने कवर किया था, ठीक है ना। तो ये देखते हैं अभी जो किसान वगैरह क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। वो इसी के लिए तो प्रोटेस्ट करते हैं कि जी हमें एमएसपी दे दो, क्या दे दो, हमारे गन्ने का। हालांकि गन्ने पे वो बोलते हैं एमएसपी, गन्ने पे एमएसपी नहीं होता, गन्ने पे आता है एफआरपी, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइसेस, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट वही होता है, बस नाम चेंज है उसका, ठीक है। वो बोलते हैं कि भाई हमारा तय कर दो रेट, तुम की कम से कम इतने में बेचेंगे, ताकि हमारा क्या ना हो सके, एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। तो इसके रिगार्डिंग पास्ट में कुछ गवर्नमेंट ने पॉलिसीज लेके आया, फिर उनमें टाइम टू टाइम चेंज करने की जरूरत पड़ी। कुछ गवर्नमेंट ने चेंज करी, कुछ ने नहीं करी, कुछ ने कुछ अदरवाइज ही करी, फिर वापस लिया। तो इस तरह के कुछ चलते रहे, तो वो पॉलिसीज पढ़नी है। टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर, फार्मर का इंटरेस्ट क्या करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, द गवर्नमेंट फिक्सेस द मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या किए, फिक्स किए ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। किसके लिए? लाइक वीट। किसके लिए? वीट के लिए, राइस के लिए, मेज, कॉटन, शुगर केन, पल्सेस एक्सेट्रा। मेज क्या होती है? मेज बाजरा होता है, मक्का। हाँ जी, वीट, राइस, मेज, कॉटन। अब वो क्या है, वो अमीरों के चोचले है जो तुम बोल रहे हैं, ठीक है ना। कॉटन, शुगर केन, पल्सेस एक्सेट्रा।
सच अ प्राइस मे बी रिगार्डेड एज एन ऑफर प्राइस, इस प्राइस को आप क्या बोल सकते हो, ऑफर प्राइस बोल सकते हो, एट विच द गवर्नमेंट इज विलिंग टू बाय, कि इस प्राइस पे अगर किसी ने नहीं खरीदा ना तो हम तो तैयार है ही है, हम तो खरीद ही लेंगे, विलिंग टू बाय एनी अमाउंट ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर, मतलब जिस भी चीज का जो भी प्राइस गवर्नमेंट ने निकाला है, तुम अगर उससे ज्यादा पे बेच पा रहे हो मार्केट में तो बहुत अच्छी बात है, और अगर उतने पे भी बेच पा रहे हो तो भी अच्छी बात है, उससे कम में तुम्हारा बिक रहा है मत बेचो, हम तैयार है, जो प्राइस हमने बोला उस पर हम कितनी भी क्वांटिटी आपसे खरीदने के लिए तैयार है। तुम बोलोगे फिर गवर्नमेंट नमन भैया इसको क्या करेगी, गवर्नमेंट पीडीएस चलाती है, क्या चलाती है, तुमने एक चीज और देखी होगी बच्चों, पीडीएस समझते हो तुम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो जो सरकारी गल्ले की दुकान होती है, राशन वाली जो दुकान होती है, कभी कभी तुम ऐसा देखते हो कि उसमें वीट तो आता ही है, रेगुलरली वीट तो आता ही है, ठीक है ना, कभी कभी ऐसा देखते होंगे उसमें चावल भी आते हैं, बाकी चीजें भी आ जाती है, तुम बोलोगे वो कभी कभी क्यों आती है, ऐसा होता है कि कई बार कुछ चीजों के जो प्राइसेस होते हैं वो गवर्नमेंट जब निकालती है तो मार्केट में उनका कोई खरीदार नहीं होता, मार्केट में लोग उन्हें कम प्राइस पे क्या करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो क्योंकि सरकार की गारंटी है, सरकार ने ऑफर करके रखा है कि भाई अगर तुम्हारा मार्केट में नहीं बिकता प्रोडक्ट बराबर से रेट में तो हमें बेचिएगा, तो फिर सरकार उसे खरीद लेती है, और तुम बोलोगे फिर वो तभी तो आते हैं वो चीज मार्केट में, जब वो पीडीएस के थ्रू आती है वो चीजें, कभी कभी तुम्हें चने मिलते हैं, क्या मिलते हैं, चने मिलते हैं, बाकी दूसरी चीजें मिलती है, कभी कभी तो लोग ऐसा बोलते हैं कि कुछ वो रिफाइंड में मिल गया, क्या मिल गया, रिफाइंड मिल गया, खैर वो तो कोविड में कुछ टाइम के लिए तो इंटेंशनली इन्होंने निकाला था, तो ये चीज है, तो कुछ इस तरह के कभी कभी क्या हो जाता है, वो दाल भी दे देते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, बिल्कुल चीनी भी दे देते हैं, तो वो क्योंकि मार्केट में उनका कोई खरीदार नहीं, तो गवर्नमेंट ने खरीदे, अब गवर्नमेंट उन्हें रख के क्या करेगी, तो आम जनता तक, जनता को खुश करने के लिए पीडीएस के थ्रू पहुंचा देती है, ठीक है, आगे सुनो बच्चों, एक बार ये देखोगे आप, आज के लिए बस ये और देख लो, और उसके बाद हम क्या करेंगे वो बाकी कल पढ़ेंगे, बूस्टर पॉइंट देख लो, MSPs आर अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, MSP के बारे में बता रहा थोड़ा, कि MSP कौन अनाउंस करती है, गवर्नमेंट अनाउंस करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ये कमेटी का नाम आपको पता होना चाहिए, ये चाहे भूल भी जाओ कि गवर्नमेंट अनाउंस करती है, बिकॉज वो याद भी रह जाएगा तुम्हें, लेकिन ये कमेटी का नाम आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि एक नंबर में आपको या मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है कि जो गवर्नमेंट MSP रिलीज करती है वो किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे करती है, तो CACP की रिकमेंडेशन पे करती है, CACP की लॉन्ग फॉर्म भी पूछ सकता है वो आपको, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, बात समझ में आ रही है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, एज ऑफ नाउ, आज के दिन पे CACP रिकमेंडेड MSP ऑफ 23 कमोडिटीज व्हिच कंप्राइज, आज के दिन पे 23 चीजों के दाम फिक्स करती है कौन, गवर्नमेंट, या रिकमेंड करती है CACP किसको, गवर्नमेंट को, 23 चीजों के MSP आते हैं, क्या आते हैं, 23 चीजों के MSP आते हैं। अब बेसिकली उसमें क्या है कि वो जो शुगर केन है एक्चुअल में तो 22 के आते हैं, कितने के आते हैं, 22 के आते हैं, लेकिन वो 23 इसलिए बोल रहे हैं, उसने शुगर केन को भी काउंट किया, उसमें शुगर केन का MSP नहीं होता, उस पे FRP आता है, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस, नाम ही चेंज है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है, मतलब उसे भी आप MSP बोल के चल सकते हैं, बस नाम चेंज है, FRP बोलते हैं उसे, कह रहे अब उनमें बाइफर्केशन बताया उसने कि वो जो 23 जो फसलें हैं वो कौन कौन सी है, 7 तो बच्चों सीरियल्स है, कौन कौन, जैसे पैडी, वीट, मेज, सोरगम, पर्ल, मिलेट, बार्ले एंड रागी, 7 तो क्या है, सीरियल्स है, ऐसे नहीं पूछेगा आपको कि वो 7 सीरियल बता दो, ये बता दो, बस आपको ज्यादा से ज्यादा पूछेगा कमेटी का नाम पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा पूछेगा FRP की लॉन्ग फॉर्म बता दो, CACP की लॉन्ग फॉर्म बता दो, कितने पे रिलीज करते हैं, कौन रिलीज करता है, इस तरह के क्वेश्चन होंगे, इतना नहीं, वो एक चीज आती है, जैसे बारीक बारीक सी चीज आती है, अब मैं इसे एक्सप्लेन तो कैसे करूं आपको, जैसे नहीं, राई नहीं होती, राई अलग चीज होती है, रागी अलग चीज होती है, होती उसकी जैसी है, अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कैसे एक्सप्लेन करूं, लेकिन होती राई की जैसी है, अब बस लाके दिखा, ये तो बता देंगे इधर ग्रोसरी वाले, तो कल लेके आना था, ठीक है ना, तो वो, हाँ जी, आगे बच्चों, ये एक वो आपने वो देखा होगा ना, आई थिंक व्हाइट सा आता है, राजमे के जैसा होता है क्या, नाम नहीं आ रहा है मेरे को, आई थिंक लोबिया कोई बोलते हैं, ठीक है ना, उसको ही बोलते हैं, ये वो होते हैं, जैसे कैसे बताऊं मैं आपको, एक एक चीजें इनके फोटोज तो दिखा सकता, दरअसल क्या है कि बहुत ज्यादा यूज नहीं किए और इनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बता सकता मैं, हाँ जी, लेकिन हाँ ये है कि बस इनके मैंने देखे हैं कि थोड़े थोड़े से कि ऐसे होते हैं,
तो ये चीजें पर्ल मिलेट भी कुछ करके ही वो होते हैं, मतलब ऐसे छोटे छोटे से ही आते हैं ऐसे। अब मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ उसे, क्योंकि हिंदी में मुझे नाम नहीं पता इनके, ठीक है ना। तो ये चीज है। नेक्स्ट है बच्चों 5 पल्सेस। 5 इसमें कौन होती है, दालें होती है, ग्राम, तूर, मूंग, उड़द और लेंटिल, ठीक है ना। ये भी अलग अलग टाइप की क्या होती है, दालें होती है, ठीक है ना। शायद ये कल, चलो ये होमवर्क में ना एक काम करते हैं, हाँ पर्ल मिलेट को बाजरा बोलते हैं मे बी, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, ये कन्हैया पे होमवर्क है कि ये सारी चीजों के अगर सैंपल दिखा सकता है तो कल हम क्लास में दिखा देंगे। ज्यादा मत लेके आना, बहुत थोड़े थोड़े से, ताकि बस हाँ छोटे छोटे से पैकेट्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, कह नहीं सकता यार किस चीज में यूज आती है, बस ये देखी है मैंने कि हाँ राई के जैसी होती है, लेकिन राई से अलग होती है। चलो सुनो, अरे सुन लो यार। 7 कौन है बच्चों, 7 ऑयल सीड्स है। कौन कौन, ग्राउंडनट, रेपसीड, मस्टर्ड, सोयाबीन, सेसमम, सनफ्लावर और सैफलावर और नाइजीर सीड, ठीक है ना। तो ये अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, सीड होते हैं। तो ये चीज है। 7 ये है, और 4 कौन है, कमर्शियल क्रॉप है। अभी तुम देखो पता क्या हुआ, तुम जैसे तुम कह रहे हो ना कि भैया रूरल डेवलपमेंट से हम कहाँ पे इन पे आ गए। एक बार अभी क्या हुआ ना, तुम, हमारा एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो उसमें क्या है ना कि अकाउंटिंग ही होती है। अब उसमें एक इंडेस 41 है जो एग्रीकल्चरल पे लगता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे लगता है। तो उसमें जैसे गाय भैंस की अकाउंटिंग होती है, गाय भैंस की अकाउंटिंग, उनसे जो प्रोड्यूस हुआ उसकी अकाउंटिंग होती है, ट्रीज की अकाउंटिंग होती है, बफेलो वगैरह हो गए, गोट्स वगैरह, इनकी अकाउंटिंग होती है। कुछ कंपनी है जो इस तरह का काम करती है, काफी सारी कंपनीज है। तो ऐसे में क्लास देख रहा था, ठीक है ना। तो उस टाइम पे मैंने हेडफोन नहीं लगाया था, तो क्लास चल रही थी। तो अब मेरी मम्मी आई, तो मम्मी बोली तू पढ़ रहा है या ये क्या, तू कहाँ भेड़ बकरी में लग रहा है नहीं नहीं, उतना तो तेरे को देख के बोल सकती है, हमारा उतना हिसाब नहीं है। हाँ जी। तो मैं कह रहा हूँ यही पढ़ने का मेरे को, जैसे तुमने मेरे को बोला ना कि कहाँ से चालू किया था, किस पे आ गए हम, तो मैं उसी पे एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा, अब जब भी मैं कभी कभी उस चैप्टर का रिवीजन करता हूँ ना जब, तो मेरी बहन भी बोलती है कि तू क्या क्या पढ़ क्या रहा है, तू कहाँ, तेरे को लो टैक्सेशन पढ़ना, तू कहाँ क्या पढ़ रहा। तो वैसा, तो बच्चों कई बार होता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे रिलेट ऐसे, ये बिल्कुल अलग नहीं है, रूरल डेवलपमेंट उनसे ही रिलेट करता है। वो तो बस ये है कि अभी तक तुमने फैंसी चीजें पढ़ रहे थे, अभी तो सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, इस तरह की चीजें तो लग रहा था कि हाँ यार ये तो कुछ तो रूरल डेवलपमेंट होगी, लेकिन जमीनी स्तर पे तो इनसे ही पढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है ना। बिल्कुल। हाँ जी, चलो देखो बच्चों। तो उसकी दुकान के अलग अलग सेगमेंट एक्सप्लोर कर रहे हैं। चलो सुनो, 4 कमर्शियल क्रॉप होती है, कोपरा, शुगर केन, कॉटन एंड रॉ जूट, ठीक है ना। चलो एक चीज है, सुनो बच्चों, टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं आपको, बहुत ज्यादा मुझे भी इनके बारे में नहीं पता, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, कल चलो मैं आपसे सीखूंगा, ठीक है ना। आप इनके बारे में सर्च करके लेके आएंगे, सारे बच्चे जितना हो सकता है, जो चीजें सर्च कर सकता है क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और उसके लिए कन्हैया इनमें से जितनी चीजों के सैंपल लेके आ सकता है, तो वो चीजें वो क्लास में देख करके, है ना, चीजें क्लियर करेंगे। मैं भी अपनी चीजें क्लियर कर लूंगा और आप भी, ठीक है। ये जो चीजें लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। चलो नोट देखो बच्चों, नोट, एमएसपी फॉर शुगर केन इज एफआरपी। जो एमएसपी होता है शुगर केन का, उसे क्या बोलते हैं हम, एफआरपी बोलते हैं, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस, ठीक है ना। हाँ जी। तो बच्चों अब ध्यान से सुनो, डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, एक चौथी हेडिंग चल रही है, उसके अंदर पहली हेडिंग है एमएसपी और दूसरी हेडिंग है मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक्स। इसके बारे में हम चर्चा कल करेंगे, क्योंकि इसके बारे में और समझाना है, एफसीआई वगैरह के बारे में समझाना है, कुछ तो और चीजें हैं, तो वो कल देखेंगे हम। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज इतना ही करते हैं, बाकी कल।